एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 15 मिलियन बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, यानी प्री मेच्योर बर्थ्स। इन बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटीज़ की कमी, इसके साथ साथ ज़हनी सलाहियतें सीखने का अमल, क़ुव्वत समात, क़ुव्वत बिनाई, ये दीगर बच्चों की निस्बत कम होती है। सब में नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये कम हो सकती है। आज हम सिर्फ बात बिनाई की करेंगे। अगर हम प्री मेच्योर बच्चों की बात करें और आंखों के अमराज का जिक्र करें तो इनमें ख़तरा चूँकि ज़्यादा होता है। अगर फौरी देखभाल ना की जाए, उसका डायग्नोसिस ना हो, ट्रीटमेंट ना हो, तो वो खुदा न खास्ता अंधे हो जाते हैं। तो अंधेपन से कैसे बचाया जा सकता है प्री मेच्योर बच्चों को, आज इस पर हम बात करेंगे। चूँकि एक टर्म यूज़ होती है जब हम प्री मेच्योर बच्चों की बात करें और इस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं, वो ROP रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, यानी प्री मेच्योर बच्चों में रेटिनोपैथी का होना। ये क्या है, कैसे डायग्नोज होता है, इलाज ना किया जाए तो क्या होता है, इस सारे पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ ने। आप HOD हैं पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी की अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप बच्चों में कितने फीसद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये ROP रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी होती है? देखिए, ROP जो होती है, ये एक तो मैं बता दूं कि ये सब प्री मेच्योर बच्चे जो होते हैं जिनका वज़न जो है वो 2 किलो 2000 ग्राम्स या 2 kg से कम हो, राइट। और जिनकी पैदाइश के टाइम पे वो 32 वीक्स उनकी बर्थ एज हो, 32 वीक्स या उससे कम हो। तो ये बच्चे अगर बीमार हैं, फिजिकली वीक हैं, तो उनमें ज़्यादा चांस होता है कि उनको, और प्लस उनको ऑक्सीजन थेरेपी मिले। उनकी उस वक्त सारा जो फोकस होता है उनकी, बिकॉज इतने प्री मेच्योर और फिजिकली कमज़ोर बच्चे होते हैं कि उस वक्त उनकी लाइफ को सेव करने का डॉक्टर्स के ऊपर बर्डन होता है कि वो ज़रूर उनकी लाइफ को बचाया जाए और वो कोई कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो उस ज़मन में उनके, क्योंकि लंग्स भी वीक होते हैं, उनको हमें ऑक्सीजन देना बहुत लाजमी होता है। लेकिन ऑक्सीजन का एक डाउन साइड ये है कि जब आप उसको 100% या हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन बच्चे को प्रीमेच्योर को मिले तो उसकी वजह से ये ROP की डिजीज़ फर्दर एनहांस हो सकती है प्रीमेच्योर बच्चों में। हमारे यहाँ ये हो रहा है क्योंकि अब नर्सरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट और बेहतर फैसिलिटीज़ और नॉलेज आ चुका है, जिसकी वजह से हम अपने प्री मेच्योर बच्चों की लाइफ्स को तो सेव कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये जो एस्पेक्ट है ना कि जो कि आंखों पे उनका असर हो रहा है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा, अभी तक हमारे मुल्क में ऐसा है कि वो नज़रअंदाज हो जाता है। तो इसकी वजह से हम डिपेंडिंग ऑन कि आपकी NICUs कैसे हैं, आपकी नर्सरीज़ कैसी हैं, आपकी पब्लिक में माँ की बच्चे की हेल्थ कैसी है, इस सारी सिनेरियो के अंदर आपकी जो ROP की प्रेवलेंस है या इंसिडेंस है वो वेरी करता है मुख्तलिफ ममालिक में। यानी वेस्टर्न ममालिक जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बेहतर हैं और बच्चे और माँ की सेहत के ऊपर भी बेहतर काम किया जाता है और वो बेहतर होती है, वहाँ पे ROP का इंसिडेंस इज़ नाउ डाउन टू ओनली 1 to 2%। जबकि हमारे यहाँ अभी तक इसका जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें किसी कहीं 20%, 25% तक भी रिपोर्ट हुई है। सो इट्स वेरी हाई। अगर आप ये देखें कि ये शरह उनमें है जो कि प्री मेच्योर बच्चे इस क्राइटेरिया में इसी प्री मेच्योर क्राइटेरिया में जो आपने वजन की बात की, अगर 2 kg यानी 2000 ग्राम से कम है, चाहे वो प्री मेच्योर नहीं है, तब भी चांस होता है ये? देखिए, अगर बच्चा वीक है, आइदर ऑफ द 2 कैटेगरीज। अगर वो बच्चा वीक है लेकिन फॉर इंस्टेंस वो 36 हफ्ते का है, 35 हफ्ते का है या उससे भी ज्यादा का है, लेकिन उसका वजन बहुत कम है, तो ये चांस है। हाँ, तो फिर भी ये चांस है। आपने इन दोनों चीज़ों में से अगर एक भी है तो उस कैटेगरी में आ जाता है और उसको स्क्रीनिंग करना लाजमी है। अच्छा, अब चूंकि आपने खुद कहा कि दीगर ममालिक में, स्पेशली वेस्ट की अगर बात करें, वहाँ स्क्रीनिंग गालिबन हो रही है, दैट्स वाई 1% तक उसको ले आए, जो कि हमारे पास 20-25% की स्टडीज़ हैं। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या अवेयरनेस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या मसला है? जी देखिए, दोनों 3 चीज़ें, मैं इसको 3 pronged कहती हूँ, बिकॉज इसमें अवेयरनेस, फैसिलिटीज़ एंड एक्सपर्टीज़। बिकॉज देखिए, अवेयरनेस तो पब्लिक को चाहिए कि वो बच्चे को लेकर आए डॉक्टर के पास तक, ठीक है, और अवेयरनेस हमारे पेरिफेरी में बैठे डॉक्टर्स के लिए भी चाहिए जो कि अपनी अपनी लेवल पे बैठ के नर्सरीज मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो शायद उस एम्फेसिस के साथ पेशेंट के पेरेंट्स को नहीं बता पाते और वो समझते हैं कि जी ये छोटा बेबी है, इसको अभी हमने घर के अंदर रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएं। बिल्कुल। और उस टाइम में और डैमेज हो रहा होता है। जी, बिकॉज आपको ये एम्फेसाइज करूंगी यहाँ पे कि बर्थ के
आफ्टर बर्थ तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, जी। 3 से 4 हफ्ते में प्री मैच्योर बच्चों का फर्स्ट एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए। ये आईज के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, जरा बाकी डॉक्टर्स तो उससे एग्जामिन करते ही हैं। जी। एक तो कॉलर है, ये अवेयरनेस है जी, और दूसरा आप देखें कि ये एक्सपर्टीज का होना, ये बहुत जरूरी है। तमाम आई स्पेशलिस्ट आरओपी को जज नहीं कर पाते और अच्छा। ना उसको डायग्नोज कर पाते हैं। सो स्पेशली ट्रेंड लोग जो होते हैं, जिनको जो बच्चों की आईज को देखना या बच्चों की आईज के पर्दे को देखना समझते हैं और आरओपी की स्टेजेस को समझते हैं कि इसमें इसको डायग्नोज कर सकते हैं। उसी को वही डायग्नोज भी करेंगे और वही उसको आगे मैनेज भी करेंगे। अच्छा, मैनेज करेंगे। दूसरा ये कि क्या उनको सिर्फ देखने से एक एग्जामिनेशन से अंदाजा हो जाता है पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कि अच्छा ये गड़बड़ है कोई, या कोई टेस्ट होते हैं? जी नहीं, इसको हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं, लेकिन आजकल हाई टेक कैमरास ऐसे आ चुके हैं जिसमें बच्चों की रेटिना को इजीली आप विजुलाइज कर सकते हैं और इसका मदद से हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनकी कहीं अगर दूर दराज एरिया में हैं और वो उस हॉस्पिटल में वो कैमरा मौजूद हो तो वो अपने बच्चे की आंख की तस्वीरें हम तक पहुंचा दें और हम आसान हो गया। जी, तो इसको हम टेली ऑप्थेल्मोलॉजी या टेली मेडिसिन के जहां पे डॉक्टर नहीं भी है ट्रेन, तो वहां पर आपसे पिक्चर भेज के उससे और ये दुनिया में बहुत जगहों पे ऐसा किया जा रहा है, बिकॉज हर जगह पे इतने स्पेशलाइज लोग नहीं बैठे होते और उसका फायदा ये हो जाता है कि अननेसेसरी रेफरल्स टर्शरी केयर में नहीं होते। हम उन्हीं बच्चों को कॉल करते हैं जिनको जरूरत होती है। एक कॉलर है मियां चुन्नू से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह बख्श बात कर रहा हूँ मियां चन्नू से। जी जी, अल्लाह बख्श साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा बच्चा पैदा हुआ था पूरे 9 मंथ में ही, तो उसमें कुछ पेट में मसला है उसके, पता नहीं वो डबल पेट हो जाता है या क्या कुछ इस तरह का है। अच्छा, ये हमारे मौजू से मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पर किसी दिन कमेंट ज़रूर ले लें, क्योंकि आज हमारा मौजू भी डिफरेंट है, डॉक्टर भी डिफरेंट है। आई थिंक आप इस पर बेहतर कमेंट नहीं कर पाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रीमेच्योर बच्चों के अलावा, चूँकि आपने बात इससे पहले की भी थी कि अच्छा उनका वेट अगर कम है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी क्या गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से ये चांस बढ़ जाता है कि जो बच्चा पैदा होगा उसको आरओपी हो सकता है, वो चाहे प्रेगनेंसी स्ट्रेस या कोई और एलिमेंट हो सकता है? क्या ऐसे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक तो देखिए मदर की एज, मदर की हेल्थ, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज का होना और ट्विन बर्थ्स, ट्विन प्रेगनेंसी का होना। अच्छा। और सर्टेन इन्फेक्शंस ऐसी हैं जो कि प्रीमेच्योर लेबर को इंड्यूस कर सकती हैं। ठीक है। तो इन्हीं ये फैक्टर्स अगर होंगे तो प्रीमेच्योर लेबर होता है और प्रीमेच्योर चांस बढ़ जाता है इसका आरओपी। तो दुनिया में इस पे काम किया जा रहा है कि अगर मदर की एज बहुत कम हो या उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो या ट्विन बर्थ्स हैं, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर काम किया जाता है कि आप प्रीमेच्योर बर्थ को किस तरह प्रिवेंट किया जाए। बिल्कुल, बहुत से मुल्कों में ऐसा हो भी रहा है कि वो हॉस्पिटल्स में एडमिट रखते हैं उनको। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज द मेन की। और आप जब अगर प्रिवेंट करें प्रीमेच्योर बर्थ्स को, अगर नहीं कर सकते तो आप आरओपी को प्रिवेंट करने की कोशिश करें और वो हम उसकी बर्थ के दिन से ही वो प्रिवेंशन के इंतजामात होने चाहिए इन द नर्सरी। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैनेज करने की बात हम जरूर करेंगे। आपने जो कि वर्ड यूज किया मैनेज, ट्रीटेबल होता है ये? जी, इट्स वेरी मच ट्रीटेबल अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए। अल-शिफा आई ट्रस्ट में हम आरओपी स्क्रीनिंग का जो हमने सिलसिला शुरू किया वो 2010 से था। इस पूरे इलाके में पहले हमने खुद अपने हॉस्पिटल्स में ये काम शुरू किया, अपने जो बड़े हॉस्पिटल्स की नर्सरीज हैं उनको विजिट किया, वहाँ से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की, डॉक्टर्स के साथ मिलके टीम्स बनाई जो हमें रेफ़र करते थे और हम वो बच्चे एग्जामिन करते थे और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और फिर अब अल-शिफा आई ट्रस्ट में हम अपने फेलोज़ को ट्रेन कर रहे हैं जी, जो कि पीडियाट्रिक फेलोज़, जो आप डॉक्टर्स जो कि आरओपी स्क्रीनिंग हमारे साथ वो एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं एंड देन दे कैन गो टू देयर ओन हॉस्पिटल्स एंड एल्सवेयर जहाँ पे ये वो स्क्रीनिंग का अमल जारी कर सकते हैं। तो एक लिहाज से हम वी आर ट्राइंग कि हम जितना भी इसमें इस चीज़ को राइज करें और फैलाएं अमंगस्ट द एंड ऑल्सो द एक्सपर्टीज जो हम लोगों तक पहुंचाएं अपने मेडिकल साइट। 16,000 बच्चों का इलाज किया है जी। जी बिल्कुल, हमारे बहुत रेगुलर स्क्रीनिंग हो रही है और उसमें बहुत बड़ा नंबर है जो कि हम
रजिस्टर करते हैं। इस्लामाबाद सर फहरिस्त और नर्सरी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो पिम्स हॉस्पिटल की है, और वहाँ के न्यूनेटोलॉजिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रिवेंटिंग आरओपी एंड इन द सबसे रेफरल पहले ऑफ आपको बता सकता है कि जी। देयर इज समथिंग जो कि चेक होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये हमारा टीम वर्क होता है, न्यूरोटोलॉजिस्ट एंड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। अब देखिए, एक होते हैं इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेजेस ऑफ आरओपी आर वेरी ट्रीटेबल, वो ठीक है। बगैर नज़र पे असर डाले वो ख़त्म हो सकती हैं। और अगर डिले होगा तो और फिर अगर जाहिर डिले है हो जाता है तो बाज़ दफ़ा उसको सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। ओके, लेकिन बहरहाल ट्रीटेबल होता जी है। जी, सर्जरी भी अल्शिफा आई ट्रस्ट में हमारे जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं वो दे आर वेरी वेल ट्रेन टू परफॉर्म दैट। ये अच्छी बात है कि वी हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि हम ये कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत Exactly. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साथ Thank you मौजूद very थी। बहुत much. इंपॉर्टेंट ये मौजूद था।